स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था और चार्ज के बारे में बताया था और लास्ट में हमने छोड़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम ये बताएंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं। किसी बॉडी पे चार्ज है नहीं वो दिखता तो है नहीं, लेकिन उसको हम किस तरह से जान पाएंगे कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं। उसके लिए टेस्ट ऑफ चार्जिंग, टेस्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी। अब देखिए हमने एक चार्ज बॉडी ली है, सपोज करिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये हमने एक चार्ज बॉडी ले ली और एक हमने अनचार्ज बॉडी ले ली, कोई भी किसी भी शेप की हो सकती है। इसका मतलब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स और उनके एटम्स हैं सभी न्यूट्रल हैं। लेकिन जब आप चार्ज बॉडी नजदीक लेके आएंगे तो रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस होगा, तो इसके अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे और उसका काउंटर पार्ट पॉजिटिव दूर चला जाएगा रिपल्सन से। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक होने की वजह से इसमें जो अट्रैक्शन होगा और इस पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच की दूरी कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इसमें अट्रैक्शन होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि आप कॉम को लें और रूखे वालों से घिस लें और फिर छोटे छोटे जो पीस ऑफ पेपर्स उनके पास लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसी बात है। पेपर जो है वो न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब आप कॉम को चार्ज करके उसके पास लाते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होके इस तरह की सिचुएशन आती है और अट्रैक्शन हो जाता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। हम अगर नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, देखिए यहाँ पे, तो इस बॉडी पर जो पहले न्यूट्रल थी इसी तरह से ये भी न्यूट्रल है। फिर से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव नजदीक आएगा और ये नेगेटिव दूर हो जाएगा। ओके, फिर आप देखेंगे अपोजिट चार्ज नजदीक होने की वजह से फिर से अट्रैक्शन होगा। ओके, तो आपने क्या देखा कि हम पॉजिटिव न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए या नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए, दोनों केस में अट्रैक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज बॉडी जो है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव अट्रैक्शन तो कर सकती है, लेकिन रिपल्सन तभी करेगी जब दोनों चार्ज होंगे। मतलब इस पर भी नेट चार्ज हो और इस पर भी नेट चार्ज हो। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज होगा, ये तभी पता चलेगा कि रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन जो है न्यूट्रल बॉडी की करती है। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि अगर जिस बॉडी में हमें चार्ज टेस्ट करना है तो चार्ज बॉडी के पास लेके आइए। अगर रिपल्सन होता है तो बॉडी में चार्ज जरूर होगा। तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे रिपल्सन जो है इज द श्योर टेस्ट। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी। चार्जिंग ऑफ द बॉडी, ये बात हमारी यहां से क्लियर होगी। ओके, अच्छा देखिए स्टूडेंट, जब हम आगे चलेंगे तो पॉइंट चार्ज के अलावा हमारी बॉडी फाइनाइट साइज की भी आएंगी, स्पेरिकल बॉडी आएगी, शीट आएंगी, रिंग आएंगी। तो हमें चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। जैसे हम वहां पे मैकेनिक्स में मास डेंसिटी या डेंसिटी निकालते हैं, यहाँ कुछ इस तरीके से 3 तरह की डेंसिटी होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो स्टूडेंट आती है, जैसे हमें मान लीजिए कोई भी थ्रेड हो सकती है, रॉड हो सकती है, तो उसमें हमें चार्ज की जरूरत पड़ती है यूनिट लेंथ पे। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें बताती है चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, थ्रेड हो सकती है, इसको टोटल चार्ज क्यों दे दिया, इसकी लंबाई है यहां से यहां तक। तो ये चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज नोट करिए, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, वो बेटा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एल लंबाई पे क्यों चार्ज है, तो इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं
एल लंबाई पे क्यू चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे होगा क्यू बटे एल, और इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, तो लैम्डा बराबर आगे क्यू बटे एल। ये बात क्लियर? ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई हमारी निकल की। और अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है तो इसको रीअरेंज करके हम ये भी बदल सकते हैं कि इसको लैम्डा इनटू टोटल चार्ज आ गया निकल। और इसकी यूनिट स्ट्रेंथ दे रखी होती है, कूलाम इसकी होगी और लेंथ की मीटर होती है, तो कूलाम पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट? तो ये जो आपकी लाइन चार्ज, थ्रेड, रॉड, बहुत सारे जगह पे जो है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपके। दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी उन केसेस में हमें लगानी पड़ती है जहां पे शीट है या कंडक्टर का सरफेस है। कंडक्टर में हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, अंदर चार्ज नहीं होता उसके। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें क्या करना है आपको, दूसरे वाला है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आप देखिए यहां पर जैसे मैंने मान ली कोई शीट ले लिया और इसका टोटल जो चार्ज है शीट के ऊपर वो मान लीजिए क्यू है, और इसका एरिया ए के बराबर है। या कोई कंडक्टर ले लें किसी भी शेप का हो, उस पर केवल ऊपर ऊपर चार्ज रहता है सरफेस पे, तो ये कंडक्टर हो गया आपका, और इस पे एरिया मान लीजिए ए के बराबर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ऑन यूनिट एरिया, यूनिट सरफेस एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हमारी। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर जैसे हमने यहां बताया था, ए एरिया में क्यू चार्ज है तो यूनिट एरिया में होगा क्यू बटा ए। ठीक, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज कर लें बेटा, तो क्यू बराबर आ गया सिग्मा इंटू ए। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, टोटल चार्ज अगर हमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। ठीक, ये सारी चीजें जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये जब एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा तब ये सारी चीजें आपको यूज करना पड़ेगा। तीसरी बचती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमने कोई बॉडी ली, नॉर्मली नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगी, और इस पे स्टूडेंट हमने दे दिया टोटल चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है क्यू चार्ज और इसका वॉल्यूम है वी। ठीक है, तो चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, वो हमारी बनती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वी वॉल्यूम पे चार्ज क्यू है, एक यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा क्यू बाई वी। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, यूनिट होगी कूलम पर मीटर। ओके, आप चाहे इसको रीअरेंज करके क्यू के लिए, तो क्यू बराबर आ गया हमारा ये, इसको इधर ले जाइए, रो इंटू वी। तो टोटल चार्ज की जरूरत पड़ेगी, रो दे रखा होगा, इससे हम भी निकाल। ठीक है इसमें। अच्छा देखिए, उन केसेस में जब हमारी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है, सपोज जो वेरिएबल है, तो फिर हमें उस केसेस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है, तो वेरिएबल के लिए बहुत रेयर केसेस में आएंगे, तो हम टोटल चार्ज जब निकालेंगे तो देश डीवी लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर दिया करेंगे। डीवी जो है वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने अभी यहाँ पे 3 तरह की चार्ज डेंसिटी समझी जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी स्टूडेंट्स। ओके, अगले हिस्से में देखिए, अगले हिस्से में आप फंडामेंटल लॉ पढ़ेंगे, जिसमें आपको कूलम्स लॉ आएगा और गॉस लॉ भी आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन उससे पहले देखिए हम ये समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या एनालॉजी है, क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। और उसके साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, ये भी बात समझने वाली है। तो अगर हम ये जानना चाहें व्हाट इज द डिफरेंस इन चार्ज एंड मास, तो डिफरेंस बिटवीन
चार्ज एंड मास इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया, मास के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और चार्ज के बारे में जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बताया था ना। यहां पर दो कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हमारा चार्ज है और दूसरी तरफ जो है हमारा, और इधर मास ले लेते हैं। ओके, यू कैन सी इट। ओके, एंड मास। ओके, तो चार्ज जैसा कि आप जानते हैं, चार्ज जो है दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट मास हमेशा एक ही तरह का, वन टाइप, ओनली पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है, देखिए चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जैसा हमने बताया था आपको, क्वांटाइज का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू किसी बॉडी पर जो चार्ज की वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है स्मॉल ई के। चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज क्यू बराबर एम ई, और इसमें एम की जो वैल्यू +-1 +-2 इस तरह से हो सकती है। बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज स्टिल अवेटेड। तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास जो अभी संभव नहीं हो पाए, क्वांटाइजेशन ऑफ मास स्टिल पॉसिबल नहीं है, अभी स्टिल नॉट नोन। ओके, अगला पॉइंट स्टूडेंट देखिए, चार्ज कंजर्व है, चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड। बट मास जो है, जैसे आइंस्टाइन ने बताया था, मास इज नॉट कंजर्व। ये कंजर्व नहीं है, इसका मतलब मास जो है एक से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। मास इज नॉट कंजर्व्ड, लेट्स सी। ओके, ठीक, इसमें मास को बदला जा सकता है एनर्जी में, तो इसका मतलब ये कंजर्व नहीं रहेगा बाई E = mc² से। तो फिर इसका सीधा मतलब है मास जो कंजर्व नहीं रहेगा, कुछ हिस्सा एनर्जी बदला जा सकता है, तो मास प्लस एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। ये आइंस्टाइन ने बताया था, ये राइट। इसकी बहुत डिटेल हिस्ट्री हमारी उसमें नहीं है, तो हम केवल इसको यहीं तक रेस्ट्रिक्ट रहेंगे कि आगे, और ये वाला जो है E = mc², ये मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। ओके, अब चलते हैं इसमें। देखिए एक और चीज जो है वो है कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगली जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। मास जो है स्पीड डिपेंड करता है, मास इज वेरिएंट। जैसे आपको पता है, अगर रेस्ट मास किसी भी ऑब्जेक्ट का m0 है, तो मोशन में आने पर इसकी वैल्यू हो जाती है m0/1 - v²/c²। इसमें जो v है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बॉल है, कार है, उनकी जो स्पीड है बहुत कम होती है लाइट के मुकाबले। उन केस में जो है v बहुत छोटा होगा c के रेस्पेक्ट में, तो ये टर्म v/c जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी नेग्लेक्टेड, बहुत छोटा हो जाएगा, टेंस में 0 हो जाएगा। तो उस केस में फिर सीधे सीधे m बराबर करीब हो जाता है m0। ये बात आइंस्टाइन ने बताई, क्योंकि m0 क्या है, रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाली चीज हमने जान लिया कि डिफरेंस क्या है चार्ज और मास में। ओके, अब इसमें देखिए अगला जो हिस्सा है जिसके अंदर आप पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर का सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर के लिए हमें फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, और फाउंडेशन बनती है स्टूडेंट कैसे, लॉज और प्रिंसिपल्स। तो इसका जो फंडामेंटल लॉ स्टूडेंट वो है
कूलम्स लॉ और सेकंड है गॉस लॉ, दो फंडामेंटल लॉ। तो हमें पहले क्या जानना होगा, कूलम्स लॉ। इसका नाम आप छोटी क्लास से शुरू कर देते हैं, 9th या 10th में आपने सुना होगा, बट आप डिटेल जो है पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, जो हमें बताता है फोर्स बिटवीन द चार्जेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला हिस्सा जो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं, तो स्टूडेंट देखिए अगले हिस्से में हम इस चैप्टर की सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और सुपर स्ट्रक्चर बनता है, पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन कैसे बनती है, इसमें लॉज और प्रिंसिपल्स है। तो पहले इस चैप्टर के लॉज, प्रिंसिपल और कौन कौन सी क्वांटिटी आप पढ़ेंगे वो हम यहां जान लेते हैं। तो लॉज एंड प्रिंसिपल वो क्या है इस चैप्टर के, ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए जो फंडामेंटल है आपका, एक तो कूलम्स लॉ आने वाला है जिससे पूरा चैप्टर खड़ा होगा, और दूसरा है बेटा गॉस लॉ, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। और इसके अंदर जो क्वांटिटीज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है, पहली क्वांटिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो इस चैप्टर की जो है सबसे प्राइम क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तीसरी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हर ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और एक और क्वांटिटी जो गॉस ने इंट्रोड्यूस की थी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें देखिए यहां जो बात समझने वाली है वो ये कि इस चैप्टर की फाउंडेशन इनसे बनेगी, दो लॉज से और इन चार क्वांटिटी से बनेगी, जो हम पहले ये पढ़ेंगे कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसका नंबर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद सेकंड जो हेड आएगा उसमें फिर हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं मतलब लॉज और ये चार क्वांटिटी पॉइंट चार्ज के लिए करेंगे। फर्स्ट स्टडी हमें पॉइंट चार्ज होगी, पॉइंट चार्ज, क्योंकि जितना फंडामेंटल्स होता है लॉज भी पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन या एप्लीकेबल है। जब आप इस फाउंडेशन को बना लेंगे पॉइंट चार्ज से, तो फिर उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। सुपर स्ट्रक्चर मतलब एप्लीकेशन वाला पार्ट। एप्लीकेशन में हम डिफरेंट बॉडीज लेंगे फाइनाइट साइज की, जिसमें स्फेरिकल कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, रिंग, सेगमेंट, डायपोल बनाएंगे, शीट लेंगे। लेकिन उनको बनाने में उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल या रिलेटेड चीजें निकालने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, जो आप पॉइंट चार्ज से बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम शुरू करते हैं आपका फर्स्ट फंडामेंटल है कूलम्स लॉ। लेकिन उससे पहले हम जो आपने इससे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा है, तो एक दो एनालिसिस कर लेते हैं जो बहुत ही बेसिक्स हैं, जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी आगे चल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस यू टेक वन इलिस्ट्रेशन, ओके। ठीक है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स move away from a body in 1 second, then time when its charge become 1 कूलाम। एक कूलाम होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है स्टूडेंट, इसको ऐसे लिखेंगे 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। ओके, तो हम चलते हैं। देखिए यहां से क्या करना है हमें कि मान लीजिए कोई ये बॉडी है, और जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकालना है पर सेकंड, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो नेगेटिव इस पर कम होता जाएगा, और ये बॉडी स्ट्रेंथ कैसी होती जाएगी, पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी।
ठीक है। अगर देखते हैं 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज इस पे बनेगा, तो इन 1 सेकेंड तो चार्ज जो आएगा, चार्ज ऑन द बॉडी जो प्लस हो जाएगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, ओके, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ये बात हमारी आगे निकल के, ठीक। तो देखिए आपके स्टूडेंट, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁹ निकालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁹ इतने कूलम प्लस चार्ज इस बॉडी को हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के निकालने से, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना चार्ज इस पे आएगा 1 सेकंड में, दैट इज 10⁻⁹ इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम 1 सेकंड के अंदर चार्ज आ गया इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को हटाने से। तो 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा? दिस इज 1 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 10⁻⁻⁹, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई दिस, ओके, सॉरी 1 into 1 divided by 10⁹ into 1.6 10⁻⁹। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये निकल के आएगा 6.25 10⁻10 सेकेंड्स। ये देखिए -19 और ये 9 है, ये 10⁻10 हो गया, ऊपर जाके +10 सेकेंड हो जाएगा। और जब आप इसे ईयर में बदलेंगे सो वेरी सरप्राइजिंग, ये करीब 198 ईयर्स आएगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 कूलम कितनी बड़ी इवेंट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि 1 कूलम चार्ज आने में 198 ईयर्स लगेंगे। तो 1 कूलम इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चंस करेंगे, डेटा दे रखेंगे वो माइक्रो कूलम है, क्योंकि माइक्रो कूलम इटसेल्फ इज ए बिग क्वांटिटी। तो माइक्रो कूलम इज वेरी वेरी बिग, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए एक और एनालिसिस लेता हूं मैं। देखिए बहुत ही क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या निकालना है, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर, ठीक है। कप ऑफ वाटर करीब करीब एक जो कप है उसमें हम मान लेते हैं 250 ग्राम पानी है, ओके। तो 250 ग्राम जो कप के अंदर पानी है उसमें कितना पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, मींस कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने उसमें प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव के फॉर्म में, ये हमें जानना है। तो जो कप है हमारा वो, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो पानी भरा हुआ है वो है हमारा, ओके, 250 ग्राम के करीब है, ठीक है। तो चलते हैं इसको, देखिए निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि 250 ग्राम में कितने जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये हम जानते हैं कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल ऑफ वाटर, वो होता है कितना स्टूडेंट्स, H2O होता है। और H2O जो है 2 और ये 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम जो वाटर है उसमें जो नंबर होंगे मॉलिक्यूल्स के, वो एवोगैड्रो के बराबर होंगे। 1 एवोगैड्रो होता है इतना नंबर। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर इतने मॉलिक्यूल हो गए स्टूडेंट्स, ठीक। और हमारे पास कितना है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितना हो गया, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स देयर आर 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइड बाई 18, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, इसके अंदर H, H एंड O, इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। सिमिलरली हियर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। इसके अंदर स्टूडेंट कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो हम कुल मिला के अगर इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो 1 1 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसी तरह से 10 प्रोटॉन हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन। दैट मींस इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, इतना पॉजिटिव हो जाएगा। और हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने। तो हाउ मच बी द चार्ज बिकॉज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स? तो चार्ज जब हम निकालेंगे तो स्टूडेंट Q बराबर होगा एक मॉलिक्यूल में चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, बहुत सीधी कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप इसको क्या करना है, नंबर ऑफ दिस इज चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बताया था, अगर हम टोटल नेगेटिव निकालेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और पॉजिटिव निकालेंगे 10 प्रोटॉन लेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसको हो गए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमने यहां कैलकुलेट कर रखे हैं। ये हो गए हमारे 6.02 10⁻23 250 डिवाइड बाई 18, इतने। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आए, और एक इलेक्ट्रॉन का इसमें चार्ज होता है 1.6 10⁻19 नेगेटिव। ये वैल्यू मैंने यहां रख दी। और अब आपको क्या करना है इसमें, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, मींस मल्टीप्लाई कर दीजिए सारी वैल्यूज को, और ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये एक्सपेक्टेड 1.34 10⁻7 कूलम, ये निकल के आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 250 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर इतना तो नेगेटिव चार्ज होने वाला है, इतना नेगेटिव होगा, इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। 1.34 10⁻7 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, इतना प्रोटॉन के फॉर्म में। आपको इस कैलकुलेशन में कहीं कोई मिसिंग लगती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए। ठीक है स्टूडेंट, और आपको डीसी सर की टीचिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है स्टूडेंट, अगले समय मैं आपको कूलम्स लॉ बताता हूं, जो इस चैप्टर का फाउंडेशन लॉ है, इसी के ऊपर सारा सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखिए पहला फंडामेंटल लॉ है कूलम्स लॉ। ये बताता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन स्टैटिक कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से निकाला है। तो ये देखिए हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए हैं, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इनमें अगर हम साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब पॉजिटिव है, और इनको हमने आर सेपरेशन में रख दिया है। तो जब आप लाइक चार्जेस होंगे तो ये रिपेल करेंगे, जितना ये फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड उतना ये सेकंड इस पे लगाएगा रिपल्सन का फोर्स। ठीक है, और अगर बाई द वे ये अपोजिट साइन दी हुई, सपोज करो ये प्लस है और ये वाला माइनस है, तो उसी तरह से ये अट्रैक्शन आ जाएगा इन पे, ये एफ और एफ इक्वल एंड अपोजिट। केवल आपको यहां पे मैग्नीट्यूड के लिए कूलम्स लॉ लिखना है। तो कूलम्स लॉ ये कहता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन स्टैटिक कंडीशन वो बराबर होगा एफ proportional to product of their charges, they only write the magnitude, and inversely proportional to square of the distance between them। तो इसको जो है हम ऐसे प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो ये बराबर आएगा कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये नेटिव फॉर्मेट है कूलम्स लॉ का, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ओके, अब देखिए प्रीवियसली जब सीजे सिस्टम था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम था, उसमें इन सीजे सिस्टम में
सीजीएस सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें के की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1 यूनिट। तो ये फोर्स बन गया हमारा सिंपली Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बट इसमें चार्ज को रखना था ईएससी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो पुराने टाइम में यूज होती थी, और आर रखना था सेंटीमीटर में। तो फोर्स निकल के आता था डाइन्स में। ओके, और जहां ईएससी की बात है, अब तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, बट 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ईएससी। ये ध्यान रखना है आपको, अगर कहीं भी आपको जरूरत पड़ जाती है तो। लेकिन जब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गया, ऐसा ही सिस्टम आया, तो ऐसा ही सिस्टम में स्टूडेंट देखिए क्या बन गया, के की जो वैल्यू है वो बदल के आ गई है तो फोर्स जो है एक ऐसा ही सिस्टम लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, मतलब के की जो वैल्यू आई है वो इतनी आ गई, इतने यूनिट। तो जब आप इसको यहां रखेंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जिसमें चार्ज को आपको कूलम में रखना है, डिस्टेंस को मीटर में रखना है, तो फोर्स आपका न्यूटन में निकल के आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। और आगे से देखिए, इस फॉर्मेट का आपको स्केलर फॉर्मेट कहलाता है। इसमें केवल चार्जेस के मैग्नीट्यूड रखने, इसका मतलब हमें अगर मॉड लगा दूं दोनों तरफ इस तरह से, तो ये फोर्स जो है आपका निकल के आएगा, वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और अट्रैक्शन रिपल्सन का सेंस आप फिगर में लगाएंगे, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे। जैसे इसमें दोनों लाइक चार्ज है तो रिपल्सन के एरो अभी लगाएंगे, और अगर अनलाइक चार्ज है तो टूवर्ड्स लगाएंगे। तो ये तो मैग्नीट्यूड के लिए होगा और ये डायरेक्शन के लिए होगी, बात समझ लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट, आगे चल के देखिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रोन अप हुआ 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में, फिर मैग्नेटिज्म आई, तो ये दुनिया के डिफरेंट पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म की तमाम सारी डिस्कवरी आइसोलेटेड थी। लेकिन आगे चल के मैक्सवेल के एफर्ट से और कई साइंस के एफर्ट से इनमें यूनिफिकेशन हुआ, तो एक मैजिकल कांस्टेंट निकल के आया, जिसमें ये जो वैल्यू है ये हम रख देंगे 9 इंटू 10⁹ को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, तो आप अभी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक द स्ट्रेस। आप एक कांस्टेंट की तरह पूरे को याद रखेंगे, इसके बारे में आगे चल के आप डिटेल पढ़ते चले जाएंगे। इसके अंदर जो है एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, फ्री स्पेस या वैक्यूम, ये बात ध्यान रखिए आप। और इसकी वैल्यू जो आएगी निकल के 8.86 10⁻⁻12 यूनिट, ये निकल के आएगी। तो अभी आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, और ये पूरा टर्म एज ए कांस्टेंट याद रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में सारी डिटेल। अब आप देखेंगे इसको लगाने का फायदा क्या है, जब आप यहां से बढ़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म जब आएंगे, आप देखेंगे कई सारे फॉर्मूले इसकी वजह से सिंप्लीफाई हो जाते हैं, कई सारे रिजल्ट जो है इस मल्टीप्लायर की वजह से आसान हो जाते हैं। तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगले स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको ऐसे याद करेंगे कि कूलम्स जो लॉ है वो एक तरह से अब ऐसे बन गया कि फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है जो हमने अभी अभी लिखी है। तो ये हमारा कूलम्स का इस फॉर्मेट बन गया, और आप चाहें तो इसको एज ए कांस्टेंट आप के की तरह यूज कर सकते हैं। दैट इज F इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट के लगा दिया मैंने, कोई कैपिटल के रखा हुआ मैंने, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसमें ये वैल्यू जो है के की इतने बराबर होगी। तो ये फोर्स जो निकल के आएगा स्टूडेंट तब आएगा जब दोनों चार्जेस कहां रखे, फ्री स्पेस के वैक्यूम में रखे हुए हैं। ये बात समझ लीजिए आप। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर बाय द वे इन चार्जेस को किसी भी मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, इंसुलेटिंग मीडियम अगर है, जैसे पानी के अंदर रख दिया, प्लास्टिक के अंदर, गिलास के अंदर रख दें, तो इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाती है। ये भी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। तो अगर बाय द वे इन दोनों चार्जेस के बीच में मान लीजिए फोर्स
बिटवीन द चार्जेस, या इसको ज्यादा बेटर तरीके से कहेंगे फोर्स ऑन चार्जेस, ये मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होगा एक्चुअली। तब जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनके बीच में है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे मान ली इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी आप इसको एज ए कांस्टेंट याद रखिए, आगे चल के ये भी डिटेल में जानेंगे, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस या फोर्स ऑन चार्जेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक, बेटा अभी कुछ ऐसी चीजें जो अभी बहुत अच्छी तरह आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन अभी रिटेन रखिए, धीरे धीरे चल के आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक जब एंड पे पहुंचेगा तो ये भी आप डिटेल में समझ पाएंगे। डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के की प्रेजेंस में इज इंसर्टेड बिटवीन द चार्जेस। तो ये वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंट से निकल के आई कि किसी भी मीडियम की प्रेजेंस अगर है, एम फॉर द मीडियम की प्रेजेंस है, तो ये घटकी हो जाता है। ये तो ऐसे रहा था, जो के था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो यहां जाता है, और मल्टीप्लाइड Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज ऐसे रहेंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस वो ऐसे रहेगी। तो आपने क्या देखा कि के जो है नीचे आ गया, ये फोर्स तो तब था जब चार्ज लगे हुए थे फ्री स्पेस के अंदर रखे हुए या वैक्यूम में रखे हुए। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये फोर्स, ये वाला फोर्स तो फ्री स्पेस में या वैक्यूम में था और डिवाइड बाई के घट गया। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ओके। और के की जो वैल्यू है आप केवल कांस्टेंट की तरह याद रखिए, वैल्यू ऑफ के डिफरेंट मीडियम के लिए निकल के आती, देखिए वैल्यू ऑफ के डिफरेंट मीडियम के लिए आती है स्टूडेंट्स, ये 1 आती है वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए, 1.00546 होती है एयर के लिए, फॉर एयर, इसको करीब करीब 1 ही मान लेते हैं। और इसलिए ये जो वैल्यू यहां पे वैक्यूम वाली है उसको फिर आप ऐसे लिख लेंगे कि फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई के, ऐसे लिख लेंगे, स्मॉल के लगाया हुआ है। ठीक बच्चों? ओके। और पानी के लिए स्टूडेंट होती ये 80 फॉर वाटर, मेटल के लिए होती है इनफाइनाइट, सभी मेटल्स के लिए इनफाइनाइट हो जाती है फॉर मेटल्स। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पानी में रख देंगे 2 चार्जेस, तो ये फोर्स जो है यहां पे कितना आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। तो जो फोर्स इनमें एयर में लग रहा था, पानी में रखने पे 180 कम हो जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमें ये बता रहा है कि चार्जेस के बीच में जब भी इंसर्ट करोगे या दोनों चार्जेस को सर्टेन मीडियम में रखोगे जिसका कांस्टेंट के है, वो मीडियम जो है फोर्स को कम कर देता है। कितना? ये आइडिया हमें ये देता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है? तो और अगर मेटल भर दी गई इसमें पूरी तरह से यहां से यहां तक, तो फोर्स क्या हो जाएगा, यहां इन्फिनाइट होगा मेटल के लिए, तो जो फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर मेटल इसके बीच में है और चार्ज एक इधर एंड पे दूसरे एंड पे, तो इनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा। ये सारी चीजें अभी आपने इंट्रोड्यूस की, धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इनके कॉन्सेप्ट और बेटर होते जाएंगे। कई बार आप यही स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फ्री स्पेस, इनकी वैल्यू, परमिटिविटी, तो आप डोंट बी कंफ्यूज, एज ए कांस्टेंट की तरह याद रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे जैसे आगे जाएंगे आप और ये चीजें आसान होती जाएंगी। उसके अलावा देखिए इसमें एक और टर्म जो है इसके जगह यूज होता है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इफ एप्सिलॉन आर, इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। तो जो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इन चार्जेस के बीच में। तो यहां जो एप्सिलॉन आर है उसने जगह किसके लिए, के की जगह ले ली, मतलब दोनों एक ही चीज है न्यूमेरिकली, दीज टू आर सेम न्यूमेरिकली। तो आप इसका भी टेंशन मत लीजिए,
कहने का मतलब ये चाहे के दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, बस इसको यहां ले आइए, एक ही मतलब है दोनों। तो इसकी वैल्यू होगी और कोई यूनिट नहीं होती इसकी एप्सिलॉन आर, ये ध्यान रखिए। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, बट इसकी होती है एप्सिलॉन नॉट। ये आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये जो टर्म है आपका यहां पे, इसको हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोलते हैं इसे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके, ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने डिफरेंट फॉर्मेट आपको कूलम्स लॉ के लिख के बता दिए। मीडियम के बगैर मींस फ्री स्पेस में, और फ्री और मीडियम की प्रेजेंस में कैसे लिखे जाते हैं। अब कई सारी चीजें आने की वजह से आप, क्योंकि बिगिनर है तो आपको परेशान कर देंगे, तो मैं समराइज कर देता हूं आपको करना क्या है। जब भी चार्जेस फ्री स्पेस में है तो आपको कूलम्स लॉ लगाना है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, जिसमें आपको 9 × 10⁹ ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिगर में ऐसे बना दिया करेंगे। लाइट चार्ज है तो रिपल्सन का एरो अभी लगा दिया करेंगे, जैसे इसमें मैंने लगा दिया Q1 यहां है, Q1 यहां, Q2 यहां, ठीक। और अगर मीडियम है इनके बीच में तो बस आपको एक काम और करना है, यहाँ पे क्या करना है, K से डिवाइड कर दिया करेंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ये हो जाएगा 9 × 10⁹ डिवाइड बाई K, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये नट शेल में बात होगी जो आपके न्यूमेरिकल को निकालने में इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था K किसके एनालॉगस है, ये एप्सिलॉन आर के होता है। बस इतना आप याद रखिए, फर्स्ट स्टेज पे आपके वो सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। को इसे कहते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें चार्जेस को फिर से मैं बता देता हूं, बगैर साइन पे रखना है, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है इससे, और सेंस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन वो आपको रियलाइज करना है फिगर में लगा के। सेम साइन है चार्जेस के तो रिपल्सन का एरो अभी लगाइए, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे करेगा, और अगर अपोजिट साइन है तो टूवर्ड्स लगाइए। अब मैं अगले सेमेस्टर में मैं स्टार्ट करूंगा कुछ एनालिसिस, तो आप रेडी हो जाइए। ठीक है, ओके।